मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 ऊष्मगति का यानी थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 50। अभी तक हम इसके 14 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम इस भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज हम पढ़ेंगे स्वतः प्रवर्तिता, जो कि आपकी पुस्तक में 5.6 पर दी हुई। पिछले भाग में भी हमने इस पे चर्चा की थी। आज हम इसे और आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए। हम देखेंगे एंट्रोपी एवं स्वतः प्रवर्तिता। ठीक है, तो एक स्वतः प्रवर्तिता प्रकम दी गई दिशा में कैसे प्रेरित होती है। ठीक है, एक स्वतः प्रवर्तिता प्रकम जो है वह दी गई दिशा में कैसे प्रेरित होती है, हम ये देखेंगे। आइए हम एक ऐसी स्थिति का अध्ययन करें जिसमें डेल्टा एच जो है वह शून्य है ना। पिछले भाग में हम देख रहे थे कि जब डेल्टा एच में कमी आ रही थी, है ना, डेल्टा आर एच में मतलब जो एंथैल्पी परिवर्तन में जब कमी आ रही है, तो उस हिसाब से हम स्वतः प्रवर्तिता देख रहे थे, है ना। अब हम एक ऐसी स्थिति लेते हैं जब जो डेल्टा एच जो है वह शून्य है, अर्थात एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं है, फिर भी अभिक्रिया या प्रकम जो है वह स्वतः प्रेरित है। पिछले भाग में हम देख रहे थे कि जब एंथैल्पी में परिवर्तन हो रहा है या कमी आ रही है, तब उसकी स्वतः प्रेरित हम देख रहे थे, ठीक है, अभिक्रिया का। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब डेल्टा एच जीरो है, अर्थात एंथैल्पी में कोई भी परिवर्तन नहीं है, फिर भी अभिक्रिया या प्रकम स्वतः प्रेरित है। हम एक बंद पात्र जो परिवेश से विलगित है में दो गैसों को विसरित करते हैं। हमने एक बंद बंद पात्र लिया जो कि आइसोलेटेड है, अर्थात परिवेश से विलगित है। ठीक है, जैसा हम इधर देख सकते हैं, है ना। हमने एक ऐसा पात्र लिया जो कि परिवेश से विलगित है। ठीक है, दो गैसें ए और बी जिन्हें क्रमशः काले एवं श्वेत बिंदुओं में दर्शाया गया है। ठीक है, दो गैसें ली ए और बी, जैसे ए है जिसे हमने काले बिंदुओं से दर्शाया है, बी है जिसे हमने श्वेत बिंदुओं से दर्शाया है। ठीक है, इन दोनों को ही इन दोनों को हमने एक विभाजक से पृथक किया गया है ना। अगर हम इसका चित्र को देखें तो यहाँ पे ये ए गैस है और ये बी गैस है ना, और ये इस मतलब ये आपस में पृथक है। ठीक है, इन्हें अलग अलग किया गया है। जब विभाजक हटाया जाता है तब गैसें आपस में विसरित होने लगती हैं। कुछ समय पश्चात विसरण पूर्ण हो जाता है ना। और यह पता है कि अगर हम इसे हटाएंगे, है ना, अभी हमने पृथक कर रखा था, जैसे हम इन्हें हटाएंगे तो जो गैसें हैं आपस में विसरित विसरण कर जाएंगी। ठीक है, तो यह है दो गैसों का विसरण चित्र 5.11। ठीक है, ये हमें पता है कि कुछ समय पश्चात जो विसरण है वह पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस प्रकम का अध्ययन करते हैं। ये जो प्रकम हुआ, हम इसका अध्ययन करते हैं। विसरण से पूर्व यदि हम बाईं ओर के हिस्से से गैस के अणुओं को निकालते हैं, ठीक है, अगर हम बाईं ओर के मतलब अगर हम बाईं ओर से गैस के अणुओं को निकालते तो हमें पता है कि हमें ए गैस ही प्राप्त होगी, है ना। अगर हम यहाँ से अणु निकालते तो हमें पता है कि ए गैस के अणु है, और अगर हम यहाँ से अणु निकालते तो हमें पता है बी गैस के अणु है ना। इसी प्रकार यदि हम दाईं ओर के हिस्से से अणु निकालते तो ये गैस बी के अणु होंगे, है ना। ये निश्चित है क्योंकि ये अलग अलग थे। परंतु यदि विभाजक हटाने के बाद अणु निकाले जाएं तो हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि निकाला गया अणु गैस ए का है या गैस बी का है, क्योंकि अब वो आपस में मिल चुके हैं, है ना, उनका विसरण हो चुका है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम अब दाईं ओर या बाईं ओर से निकालें तो जो गैस का अणु है वह ए का है या बी का है। हम कह सकते हैं कि निकाय कम प्रगुप्त या अधिक अव्यवस्थित हो गया है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं जो निकाय है वह अधिक अव्यवस्थित हो गया है ना। पहले कम अव्यवस्थित था, अब ज्यादा अव्यवस्थित हो गया है। ठीक है, अब हम दूसरी अवधारणा बनाते हैं। एक विलगित निकाय में निकाय की ऊर्जा में हमेशा अधिक अव्यवस्थित होने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, एक विलगित निकाय में जो निकाय की ऊर्जा में हमेशा अधिक अव्यवस्थित होने की प्रवृत्ति होती है। यह स्वतः प्रवर्तित की एक कसौटी हो सकती है। ठीक है, यहाँ हम एक अन्य ऊष्मगति का फलन की बात करते हैं जिसे हम एंट्रोपी कहते हैं, है ना, और एस से निरूपित करते हैं। ठीक है, अब हम एक और ऊष्मगति का फलन की बात कर रहे हैं जिसे हम एंट्रोपी बोलते हैं और एस से निरूपित करते हैं। उपरोक्त अव्यवस्था एंट्रोपी की अभिव्यक्ति है। ठीक है, एंट्रोपी क्या होता है? ठीक है, अगर हम कहना चाहें तो जो एंट्रोपी है वह किसी निकाय में जो अव्यवस्था है ना, जो डिसऑर्डरनेस है, अव्यवस्था है, उसके मापन को हम एंट्रोपी बोलते हैं। ठीक है, उपरोक्त अव्यवस्था एंट्रोपी की अभिव्यक्ति है। एक मानसिक दृश्य बनाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो एंट्रोपी एंट्रोपी है वह किसी निकाय में अव्यवस्था का मापन है।
ठीक है, अगर निकाय में अव्यवस्था का मापन करना हो तो वह एंट्रोपी कहलाती है। एक विलगित निकाय में जितनी अधिक अव्यवस्था होगी उतनी ही अधिक उसकी एंट्रोपी होगी। ठीक है, अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम या विलगित निकाय में जितनी अधिक अव्यवस्था होगी, है ना, जितनी अधिक अव्यवस्था होगी मतलब जितना कम वो व्यवस्थित होगा उतनी ही अधिक उसकी एंट्रोपी होगी। जहां तक एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रश्न है, एंट्रोपी परिवर्तन परमाणुओं अथवा आयनों के एक पैटर्न में से दूसरे में पुनः व्यवस्थित होना है। ठीक है, अगर हम ये बोले कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रश्न, ठीक है, तो एंट्रोपी परिवर्तन जो है, मतलब जो एंट्रोपी है वह मतलब एंट्रोपी परिवर्तन परमाणुओं अथवा आयनों के एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न में पुनः व्यवस्थित होना है ना, कि जब अभिक्रियक से उत्पाद में गए, है ना, तो पैटर्न में अंतर आया, इसी को हम एंट्रोपी बोलते हैं। ठीक है, एंट्रोपी परिवर्तन बोलते हैं। यदि उत्पादों की संरचना क्रिय कारकों की संरचना से अधिक अव्यवस्थित होगी, ठीक है, अगर जो उत्पादों की संरचना है ना, अभिक्रिया से अभिक्रिया हुई, है ना, उत्पाद बने, और अगर जो उत्पादों की संरचना है, ठीक है, वह अधिक अव्यवस्थित हुई, ठीक है, क्रिया कारकों की संरचना से अधिक अव्यवस्थित हुई, तो एंट्रोपी से, तो जो एंट्रोपी है वह परिणामता वृद्धि होगी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है जहां ज्यादा अव्यवस्थितता होगी वह उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, है ना, जितनी कम अव्यवस्थितता उतनी कम एंट्रोपी। ठीक है, एक रासायनिक अभिक्रिया में एंट्रोपी में गुणात्मक परिवर्तन अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थों की संरचना के आधार पर अनुमानित किया जा सकता है। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन में या फिर एक रासायनिक अभिक्रिया में जो एंट्रोपी में गुणात्मक परिवर्तन है, ठीक है, एंट्रोपी में जो गुणात्मक परिवर्तन है वह अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थों की संरचना के आधार पर अनुमानित किया जा सकता है। संरचना में नियमितता के घटने का अर्थ है एंट्रोपी का बढ़ना। ठीक है, अगर संरचना में नियमितता घट रही है ना, तो एंट्रोपी बढ़ेगी, है ना, क्योंकि एंट्रोपी क्या है, जितनी अधिक अव्यवस्थितता या जितनी कम नियमितता उतनी ज्यादा एंट्रोपी, है ना। तो अगर संरचना में से नियमितता घटेगी तो उसका अर्थ यह है कि एंट्रोपी बढ़ेगी, है ना। इसलिए ठोस अवस्था में जो एंट्रोपी है वह सबसे कम होती है ना, और गैसीय अवस्था में जो एंट्रोपी है वह सबसे अधिक होती है। एक पदार्थ के लिए ठोस अवस्था में न्यूनतम एंट्रोपी की अवस्था है, जो ठोस अवस्था है वह न्यूनतम एंट्रोपी, क्योंकि ठोस अवस्था में क्या होता है, जो आयंस है ना, जो एटम्स है वो आपस में मतलब पास पास होते हैं और उनमें एक नियमित पैटर्न होता है। लेकिन अगर हम गैसीय अवस्था की बात करें तो उनमें कोई भी नियमित पैटर्न नहीं होता, वह सबसे ज्यादा मतलब उनमें जो अनियमितता है वह ज्यादा होती है ना। तो इसलिए एक पदार्थ के लिए जो ठोस अवस्था है उसमें न्यूनतम एंट्रोपी की अवस्था है, जबकि गैस अवस्था है वह अधिकतम एंट्रोपी की अवस्था है, क्योंकि उनमें एक नियमित पैटर्न नहीं होता। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, चलो। अब हम एंट्रोपी को मात्रात्मक रूप देते हैं, है ना। अभी तक हम एंट्रोपी की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, है ना, एंट्रोपी क्या होता है ये सब। अब हम एंट्रोपी को एक मात्रात्मक रूप देते हैं। ठीक है, अणुओं में ऊर्जा के वितरण से अव्यवस्था की कारण की गणना करने के लिए एक विधि सांख्यिक की, जो इस पुस्तक की सीमा से परे है। ठीक है, अणुओं की ऊर्जा के वितरण के लिए अव्यवस्थितता की गणना की गई, लेकिन वो हमारे पुस्तक की सीमा के बाहर है ना। और दूसरी विधि इस अभिक्रिया में होने वाली ऊष्म परिवर्तनों से जोड़ने की विधि है। ठीक है, जो एंट्रोपी को ऊष्म गति का फलन बताती है, मतलब बनाती है। ठीक है, दूसरी विधि जो है वह इस अभिक्रिया में, ये जो रिएक्शन हो रही है अभिक्रिया में होने वाली ऊष्म परिवर्तनों को, है ना, जो ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है इससे जोड़ने की विधि है, जो एंट्रोपी को ऊष्म गति का फलन बनाती है। तो देखो एंट्रोपी भी क्या है, एक ऊष्म गति का फलन है। ठीक है, अन्य ऊष्म गति का फलन है जैसे कि आंतरिक ऊर्जा है या एंथैल्पी है, उन्हीं की तरह एंट्रोपी भी एक ऊष्म गति का अवस्था फलन है। वह डेल्टा एस प्रक्रिया के पथ पर निर्भर नहीं होता। ठीक है, एंट्रोपी परिवर्तन को हम डेल्टा एस से निरूपित करते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, चलो। जब भी किसी निकाय को ऊष्मा दी जाती है, ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर हम कोई कंटेनर लें, ठीक है, मतलब कोई भी पात्र लें, ठीक है, उसमें मान लीजिए गैस भरी हुई है, ठीक है, तो अगर हम उसे ज्यादा ऊर्जा देंगे या फिर ऊष्मा देंगे, ठीक है, तो जो आपस में गैसी मतलब जो आपस में जो गैस जो परमाणु है ना, वो इधर उधर भागने लगेंगे, है ना, तो उनमें अव्यवस्था बढ़ जाती है, जिस वजह से एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी, है ना। तो अगर हम किसी निकाय को ऊष्मा देते हैं, जब भी किसी निकाय को ऊष्मा दी जाती है
तब यह आणविक गति को बढ़ाकर निकाय की अव्यवस्था बढ़ा देती है। ठीक है, जब भी हम किसी निकाय को ऊष्मा देते हैं तब तो आणविक गति को बढ़ाकर निकाय का अव्यवस्था बढ़ा देती है ना। तो सीधा मतलब है जैसे ही हम ऊष्मा देंगे तो अव्यवस्था जो है वह बढ़ जाती है और जिससे हमारी एंट्रोपी भी बढ़ जाती है। इस प्रकार ऊष्मा निकाय में अव्यवस्था बढ़ाने का प्रभाव रखती है। ठीक है, तो ऊष्मा है वह निकाय में अव्यवस्था बढ़ाने का प्रभाव रखती है। अनुभव दर्शाता है कि ऊर्जा का वितरण उस ताप पर निर्भर करता है जिस पर ऊष्मा दी जाती है ना। और ऊर्जा का जो वितरण है वह उस ताप पर निर्भर करता है जिस पर जो हमने ऊष्मा को, मतलब जो ऊष्मा है वह दी जाती है। एक उच्च ताप के निकाय में निम्न ताप के निकाय की तुलना में अधिक अव्यवस्था होती है ना। अर्थात अगर ताप ज्यादा होगा, है ना, ये हमें भी पता है, अगर ताप ज्यादा होगा तो जो अव्यवस्था है वह बढ़ जाती है ना। तो एक उच्च ताप के निकाय में निम्न ताप के निकाय की तुलना में अधिक अव्यवस्था होती है। अतः किसी निकाय का ताप उसके कणों की अनियमितता गति का मापन है। ठीक है, किसी निकाय का जो ताप है, टेम्परेचर है, वह उसके कणों की अनियमितता गति का मापन है। क्योंकि जितना ज्यादा ताप होगा उतनी ज्यादा अव्यवस्था अव्यवस्था होगी और उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी भी होगी। निम्न ताप पर किसी निकाय की दी गई ऊष्मा उसी निकाय को उच्च ताप पर दी गई उतनी ही ऊष्मा की तुलना में अधिक अव्यवस्था का कारण बनती है ना। निम्न ताप पर मतलब कम ताप पर अगर हम किसी निकाय को ऊष्मा दें, है ना, और उतनी ही ऊष्मा हम उच्च ताप पर किसी निकाय को दें, तो जो उच्च ताप पर हमने ऊष्मा दी है ना, उस निकाय में जो अवस्था है वह ज्यादा होगी, है ना। तो इसलिए निम्न ताप पर किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसी निकाय को उच्च ताप पर दी गई उतनी ही ऊष्मा की तुलना में अधिक अव्यवस्था का कारण बनती है। इससे पता चलता है कि जो एंट्रोपी परिवर्तन है वह ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जो एंट्रोपी परिवर्तन है वह ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, मतलब जितना ज्यादा ताप होगा उतनी ज्यादा अव्यवस्था होगी, है ना, और उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी होगी। क्योंकि एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी अव्यवस्था का मापन है ना। एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा, अगर जो अव्यवस्था है ना, वह बढ़ गई, है ना, तो एंट्रोपी परिवर्तन जो है वह ज्यादा होगा, है ना। तो कहने का मतलब सीधा है कि एंट्रोपी क्या है, अव्यवस्था का मापन। ठीक है, और ताप के बढ़ने से अव्यवस्था बढ़ती है। ठीक है, और जिससे एंट्रोपी भी बढ़ती है। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे उत्क्रमणीय प्रक्रमों के लिए हम डेल्टा एस को क्यू एवं ताप टी से इस प्रकार संबंधित कर सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एस, क्यू और टी। डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी में परिवर्तन, क्यू है ऊष्मा। ठीक है, क्यू जो है वह ऊष्मा है, और जो ताप है उसे हम टी से निरूपित कर रहे हैं। और इसे हम कुछ इस प्रकार से संबंधित, मतलब इस सूत्र में संबंधित कर सकते हैं। ये जो डेल्टा एस जो है वह क्यू रैप बटा टी होता है। तो डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू बटा टी। किसी स्वतः प्रवर्तिता प्रक्रम के लिए निकाय एवं परिवेश का कुल एंट्रोपी परिवर्तन निम्नलिखित समीकरण द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम किसी स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम की बात करें तो उनके लिए निकाय एवं परिवेश का जो कुल एंट्रोपी परिवर्तन है, जिसे हम डेल्टा एस टोटल से निरूपित करते हैं। डेल्टा एस टोटल क्या है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। मतलब निकाय में जो एंट्रोपी परिवर्तन है ना, और परिवेश में जो एंट्रोपी परिवर्तन है, इनका योग क्या होता है, टोटल मतलब टोटल डेल्टा एस, मतलब डेल्टा एस टोटल मतलब जो पूरा एंट्रोपी परिवर्तन है वह क्या होता है, डेल्टा एस सिस्टम और सराउंडिंग का योग होता है। सिस्टम है निकाय की एंट्रोपी परिवर्तन और सराउंडिंग है परिवेश का एंट्रोपी परिवर्तन। ठीक है, जो कि शून्य से ज्यादा होता है। ठीक है, तो जो डेल्टा एस, जो एंट्रोपी, जो कुल एंट्रोपी परिवर्तन है वह क्या होता है, निकाय का एंट्रोपी परिवर्तन और परिवेश का एंट्रोपी परिवर्तन का योग, जो कि शून्य से अधिक होता है। जब एक निकाय साम्य अवस्था में हो तो एंट्रोपी अधिकतम होती है एवं एंट्रोपी में परिवर्तन शून्य होता है। ठीक है, अगर कोई निकाय जो है वह साम्य अवस्था में हो तो जो एंट्रोपी है वह अधिकतम होती है, और लेकिन जो एंट्रोपी में परिवर्तन है, जो डेल्टा एस है, ये एंट्रोपी में परिवर्तन ही दर्शाता है, तो ये क्या होता है, ये शून्य होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज हमने स्वतः प्रवर्तिता क्या होता है ना, इस पे चर्चा की, और इसे और और हमने एंट्रोपी को भी पढ़ा, है ना, कि एंट्रोपी क्या होती है। और ये आपकी पुस्तक में 5.6 पर दी हुई है, जहां तक हमने पढ़ा है वहां तक पुस्तक में देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी अगले भाग में हम स्वतः प्रवर्तिता तो पढ़ेंगे ही, और साथ साथ उदाहरण नंबर 5.10, उदाहरण नंबर 5.11,
इन पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।